दोस्तों, एक कलेक्टर साहिबा कुंभ के मेले में स्नान करने पहुंची और वहां उनका तलाकशुदा पति, जो अब नागा साधु बनकर भीख मांग रहा था, उससे उनका सामना हुआ। इसके बाद कलेक्टर मैडम ने जो किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की है, जहां पर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ था। परिवार में पहले भी कई लड़कियां जन्मी थी और जब फिर से एक लड़की का जन्म हुआ तो परिवार के लोग मायूस हो गए। सभी को बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी के जन्म पर कोई खुश नहीं था। बच्ची का नाम रोशनी रखा गया, जबकि उनके पिता का नाम रामपाल और माँ का नाम साधना होता है। रोशनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह प्रयागराज के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर पास होती थी। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर उसके माता पिता से कहा करते थे कि आपकी बेटी बहुत ही होशियार है और इसका भविष्य उज्जवल है। वह उन्हें सलाह देते हैं कि रोशनी को आगे पढ़ाएं ताकि वह एक अच्छे नौकरी कर सके, लेकिन उसके पिता हमेशा कहा करते थे, यह तो एक लड़की है, इसे आगे क्या पढ़ाना, यह पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा, इसलिए इसे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पर उसकी मां साधना अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके रोशनी को हमेशा पढ़ाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब रोशनी 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। उसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल की हो गई थी। तभी समाज के कुछ लोग रोशनी के लिए रिश्ता लेकर उसके माता पिता और दादा दादी के पास आए। यह सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 से 18 साल के आसपास थी। लेकिन उसके पिता रामपाल बहुत खुश थे, क्योंकि लड़के वाले एक अमीर खानदान से बिलोंग करते थे। वह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी रोशनी की शादी करके इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। रोशनी के दादा दादी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसकी मां साधना अब भी उदास थी। सभी लोग बिना रोशनी की रजामंदी पूछे और उसकी पसंद नापसंद जाने बिना ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लड़के की उम्र करीब 21 साल थी, जबकि रोशनी की उम्र 17 से 18 साल के आसपास थी। जब रोशनी को पता चलता है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता तय कर दिया गया और कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली है, तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा भी देनी है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी माँ साधना भी क्या कर सकती थी, वह भी अपने सास ससुर और पति के आगे मजबूर थी। एक दिन उन्होंने अपने पति रामपाल से कहा कि अभी रोशनी की शादी मत करो, अभी रोशनी शादी नहीं करना चाहती है, उसे पढ़ाई करने दीजिए, इसकी शादी हम बाद में करवा देंगे। यह सुनकर रामपाल बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने साधना को खूब मारा और प्रताड़ित किया, यह कहते हुए कि तू ही इस लड़की को बिगाड़ रही है, बड़ी होकर यह किसी लड़के के साथ भागकर शादी कर लेगी और मेरा नाम समाज में डुबा देगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसकी शादी करके इस समस्या से छुटकारा पा लूं। यह सब सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो गई। अपनी मां को मार खाते हुए देखकर वह भी पिघल गई और शादी के लिए हाँ कर दी। इसके बाद उसकी 10वीं की परीक्षा हुई, जिसमें वह अच्छे अंकों से पास हुई, लेकिन अब उसकी शादी की तारीख आ चुकी थी। उसे यह बाल विवाह करना पड़ा, जो वह नहीं चाहती थी। शादी के अगले दिन रोशनी ने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका पति ना तो उसकी ओर देखता था और ना ही उसके करीब आता था। शादी के बाद भी दोनों के बीच दूरियां बनी रही। रोशनी अपने पति, सास ससुर और घर के अन्य लोगों की सेवा करती थी। वह सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, घर की सफाई करती और धीरे धीरे उसके सास ससुर भी उसे प्रताड़ित करने लगे। आए दिन वह उसे ताने मारने लगे और ढेर सारा काम करवाते थे। अब उसका पति भी धीरे धीरे प्रताड़ना में शामिल हो गया। वह रोज रात को शराब पीकर आता था और रोशनी को परेशान करता था और बिना किसी बात के शोषण करता था और परेशान करता था। रोशनी धीरे धीरे बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। एक दिन वह अपने माता पिता के घर चली जाती है, जहां पर अपनी मां और अपने पिता को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। लेकिन उसके पिता उसका साथ नहीं देते हैं और कहते हैं, जैसा तेरा सास ससुर कहें तू वैसा ही कर, अपने पति से ज्यादा झगड़ा मत किया कर। ऐसा कहकर वह रोशनी को ससुराल वापस भेज देते हैं।
अब ना तो उसके पिता उसकी सहायता करते हैं और ना ही उसका पक्ष लेते हैं। ससुराल उसका पूरी तरह से नरक बन चुका था। एक दिन रोशनी की मुलाकात उसकी सहेली प्रिया से होती है। प्रिया कहती है, तेरी 10वीं का रिजल्ट आ गया है और तूने पूरे बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाकर टॉप किया है। यह सुनकर रोशनी खुश तो होती है लेकिन मायूस भी हो जाती है और अपनी सहेली के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिया पूछती है कि क्या हुआ, तूने पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में टॉप किया है, फिर तू क्यों रो रही है। तो रोशनी के ऊपर बीती हुई बात बताती है और कहती है कि मुझे तो आगे पढ़ाई करनी है और एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझसे खूब काम करवाते हैं और मेरा पति मुझे रोज रात को शराब पी के आता है और खूब मेरी पिटाई करता है। यह सुनकर प्रिया भी रोने लगती है और कहती है कि तू कब तक इस नरक में रहेगी, एक दिन इस नरक से तुझे बाहर आना ही पड़ेगा, वरना तू इसी तरह जीते जी मर जाएगी। एक दिन तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। इससे अच्छा होगा कि तू अपनी पढ़ाई जारी रख और 11वीं की परीक्षा दे और आगे तू 12वीं की परीक्षा और आगे जाकर एक बड़ी अफसर बन। अगर तू ऐसे ही इस नरक में रहेगी तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएगी। प्रिया रोशनी का काफी उत्साह बढ़ाती है और कहती है, तू आगे पढ़ाई कर, तेरे बहुत बड़े सपने थे, आखिर क्या हुआ तेरे उन सपनों का। इसके बाद रोशनी गहरी सोच में पड़ जाती है। थोड़ा समय आगे बढ़ता है लेकिन प्रिया की बातें रोशनी के दिमाग में गहराई से बैठ जाती हैं। इसके बाद रोशनी के दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और एक दिन वह अपने ससुराल को छोड़कर भागने का ठान लेती है। एक रात वह अपने कुछ गहने जो उसके माता पिता ने उसे दिए थे उसे लेकर ससुराल छोड़ देती है और वह बस पकड़कर कोटा राजस्थान चली जाती है। वहां उसकी एक सहेली रहती है। वह कोटा राजस्थान में ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने लगती है। रोशनी कोटा राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लेती है जहां वह अपनी 11वीं की परीक्षा देती है और 12वीं में भी दाखिला मिल जाता है। वह छात्रवृत्ति के आधार पर अपना दाखिला लेती है और अपनी दोस्त के घर पर ही रहती थी। उसके पास कुछ पैसे और कुछ गहने भी थे जिससे उसका गुजारा चलता था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। उसके माता पिता और ससुर वाले रोशनी को ढूंढ ढूंढ कर हार मान चुके थे। उधर रोशनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। समय के साथ साथ वह 12वीं की कक्षा में भी अच्छे अंकों से पास हो जाती है। इसके बाद उसके अच्छे परिणाम के आधार पर उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वह बीएससी की परीक्षा में भी काफी अच्छे नंबर लाकर पास होती है और अपना नाम रोशन करती है, अपने पिता का नाम रोशन करती है। अब उसका लक्ष्य आगे एक बड़े अफसर बनने का था। एक दिन उसके कॉलेज में राजस्थान की एक कलेक्टर मैडम आती हैं। कलेक्टर मैडम अपने भाषण में अपने जीवन के संघर्षों को भी बच्चों के साथ साझा करती हैं। रोशनी कलेक्टर मैडम की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होती है और वहीं से कलेक्टर बनने की प्रेरणा पाती है। रोशनी उसी दिन ठान लेती है कि वह एक दिन कलेक्टर बनेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद वह कलेक्टर मैडम का पीछा करती है। सौभाग्य से कलेक्टर मैडम की नज़र रोशनी पर पड़ जाती है। तब कलेक्टर मैडम का गाड़ी रुकता है तो वह रोशनी से कहती है कि बेटा क्या हुआ, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रही हो। भाषण देते समय भी मुझे तुम्हारे अंदर एक अलग सी तेज दिखाई दे रहा था, बोलो बेटा क्या हुआ। रोशनी अपने जीवन की पूरी सच्चाई कलेक्टर मैडम को बता देती है। वह कहती है, मेरा बाल विवाह हुआ है, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पति भी मुझे बहुत प्रताड़ित करता है, मारता है, पीटता है। वहां से भागकर मैंने राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में दाखिला लिया है और अब मैं बीएससी की परीक्षा दे रही हूँ। यह सुनकर कलेक्टर मैडम कहती हैं, रोशनी बेटा तुम बहुत बहादुर हो और तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए यह कदम उठाया। अगर तुम चाहो तो अपने भविष्य को बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा बना सकती हो। रोशनी उससे पूछती है कि मैडम मुझे आगे जाकर क्या करना चाहिए, मैं भी आपके जैसी बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। तब कलेक्टर मैडम रोशनी को बताती हैं, अगर तुम्हें मेरे जैसा बड़ा अफसर बनना है तो तुम्हें आईएएस की तैयारी करनी होगी। यह परीक्षा काफी कठिन होती है लेकिन मुझे तुम में वह काबिलियत नजर आ रही है। अगर तुम चाहो तो यह परीक्षा दो और इसकी तैयारी करो, एक दिन तुम भी एक बहुत अच्छी कलेक्टर बनोगी। यह सुनकर रोशनी बहुत प्रभावित होती है। अब उसे अपना लक्ष्य मिल चुका था। वह समझ चुकी थी कि उसे कलेक्टर बनना है। इसके बाद वह बाकी परीक्षाएं पास करके आईएएस बनने की तैयारी में जुट जाती है। वह एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेती है। उसके पास जो गहने पड़े थे उसे बेचकर वह अपना दाखिला कराती है। रोशनी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है।
इसके बाद उसकी मुलाकात एक गांव के लड़के से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, जिसका नाम राजन होता है। रोशनी और राजन के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी, दोस्ती हो जाती है। राजन भी पढ़ाई में बहुत तेज था और उसकी जिंदगी की कहानी भी काफी गंभीर थी। वह भी एक गरीब घर से बिलोंग करता था और अपने पूरे घर बार को छोड़कर कलेक्टर बनने के लिए कोटा राजस्थान आया था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हैं और एक दूसरे को पढ़ाई में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वह साथ में ही आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। एक के बाद एक वह आईएएस की परीक्षा देते जाते हैं और पहली परीक्षा में दोनों अच्छे नंबर लाकर पास हो जाते हैं। उनके अंदर काफी उत्साह था और दोनों मन लगाकर साथ में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन जहां एक लड़का और एक लड़की होते हैं वहां पर रिश्ता दोस्ती तक सीमित नहीं रहता। यह रिश्ता एक समय पर आकर आगे बढ़ जाता है। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ती हैं और एक दिन राजन रोशनी को प्रपोज कर देता है। वह कहता है कि रोशनी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रोशनी भी मन ही मन राजन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह चाह कर भी उसे हाँ नहीं बोल रही थी क्योंकि उसका लक्ष्य अभी कुछ और था और उसका पति अभी भी जिंदा था। रोशनी कहती है, मैं शादीशुदा हूँ, भले ही मैं अपने पति के साथ कभी भी नजदीक नहीं हुई, लेकिन मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरा बाल विवाह हुआ है और मैं अपने पति को छोड़कर यहाँ आई हूँ। राजन कहता है कि मुझे तुम्हारी पास से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर कलेक्टर की आगे की परीक्षा देंगे और साथ में कलेक्टर बनेंगे। इसके बाद रोशनी भी राजन को हाँ कर देती है और दोनों एक दूसरे के और ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां नजदीकियां बढ़ जाती हैं वहां लक्ष्य छूट जाते हैं। और हुआ भी यही। धीरे धीरे राजन का पढ़ाई से मन हट रहा था, जबकि रोशनी का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह अपनी परीक्षा की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रही थी, लेकिन राजन के मन में सिर्फ रोशनी के ही ख्याल थे। अब अगली परीक्षा आ चुकी थी। रोशनी ने अपना पेपर खूब अच्छे से दिया और राजन ने भी अपना पेपर दिया, लेकिन परिणाम उम्मीद के बिल्कुल उलट निकले क्योंकि रोशनी अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुई जबकि राजन फेल हो जाता है। यह देखकर राजन काफी ज्यादा दुखी हुआ। रोशनी ने भी राजन से कहा कि हम कुछ समय के लिए अब दूर रहेंगे क्योंकि अगर हम दोनों ऐसे ही साथ रहेंगे तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा और अब आखिरी पड़ाव आ चुका है। रोशनी ने राजन की बात सुनी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि तुम सच में क्या मुझे ऐसा सुनाए हो? क्या मैंने सच में कलेक्टर बनने के लिए टॉप किया है? राजन हंसते हुए कहा कि हाँ, तुमने पूरे प्रदेश में टॉप किया है और अब तुम्हें कलेक्टर बनने का अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि तुमने यह साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल को पार कर बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रोशनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई। उसने कहा, यह सब तुमसे मिलकर समर्थन, प्रेरणा और मेहनत के कारण हो सका। बिना तुम्हारी मदद के मैं यह रास्ता नहीं तय कर सकती थी। राजन और रोशनी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रोशनी के लिए यह सफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह हर उस कठिनाई, संघर्ष और दर्द का प्रतीक थी जिसे उसने अपने जीवन में सहा था। रोशनी का जीवन अब एक नई शुरुआत थी और बढ़ रहा था और राजन भी उसकी सफलता को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। अब दोनों जानते थे कि सफलता सिर्फ शिक्षा और कठिनाई मेहनत से नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए लगातार लड़ने और हार ना मानने से मिलती है। अगले कुछ दिनों में रोशनी का इंटरव्यू हुआ जिसमें उसने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी पूरी तैयारी को साबित किया। परिणाम आया और रोशनी का कलेक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। राजन ने उसकी कड़ी मेहनत को देखा और कहा, तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल पेश की हो जो समाज में दबावों और चुनौतियों का सामना करती हैं। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी स्थिति में अपने सपनों में समझौता नहीं करना चाहिए। रोशनी ने कहा, यह मेरी केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह उन सभी लोगों की सफलता है जिन्होंने मेरे सपनों में विश्वास किया और मुझे हर कदम का समर्थन दिया। अब रोशनी कलेक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने और राजन ने कसम खाई कि वह दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपनी मंजिल तक एक साथ आगे बढ़ेंगे। रोशनी ने राजन को गले लगाकर बहुत रोते हुए पूछा, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ?
राजन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो तीसरी अटेम्प्ट में भी फेल हो गया था और चौथी अटेम्प्ट में भी फेल हो चुका हूं। यह सुनकर रोशनी का दिल भर आया। उसने मायूस होकर कहा, मुझे माफ कर दो। लेकिन राजन ने हौसला देते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम तो कलेक्टर बन गई हो, मैं उसमें ही खुश हूं। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया। इसके बाद रोशनी ने राजन से कहा, मैं कलेक्टर के पद पर नियुक्त होने से पहले तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे कानूनी तौर पर अपने पति से तलाक लेना पड़ेगा। रोशनी ने अपने पति को तलाक का नोटिस भी जारी कर दिया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजन और रोशनी दोनों एक साथ रहने लगे। वह अब भी शादी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि रोशनी का अपने पहले पति से तलाक नहीं हो रहा था। इतने में रोशनी की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हो गई, जहां से उसे अपना कार्यभार संभालना था। सबसे पहले रोशनी अपनी मां से मिलने घर गई। उसने घर जाकर अपनी मां को ढूंढा, जो किचन से बाहर आई। अपनी बेटी को सामने देखकर मां खुशी से झूम उठी। उन्होंने रोशनी को गले लगाया और कहा, बेटी तुम कहाँ गई थी इतने साल तक? इतने साल हम सब बहुत परेशान थे। रोशनी ने अपनी मां को बताया, मां मैं कोटा राजस्थान में थी, वहां मैंने खूब मेहनत की और आज मैं कलेक्टर बन गई हूं। यह सुनकर उसकी मां की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने अपने पति को बुलाया। रोशनी के पिता अपनी बेटी को देखकर खूब रोने लगे और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, इस समाज में बेटियों के साथ इतना गलत होता है, जिसके चलते मैंने तेरी नाबालिग अवस्था में ही शादी करवा दी थी। तेरे ससुराल वालों ने तुझे बहुत प्रताड़ित किया था, फिर भी मैंने तेरी एक नहीं सुनी। आज मुझे इसका खूब एहसास हो रहा है। रोशनी के पिता रो रो कर उससे माफी मांगने लगे। रोशनी ने अपने दोनों माता पिता को गले लगाते हुए कहा, अब सब ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, हम सब एक अच्छे घर में साथ में रहेंगे। इसके साथ ही रोशनी के माता पिता भी उसके साथ रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हो रहा था। माँ ने उससे कहा कि बेटा अगर तुम्हें अपने काम में थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो हम प्रयागराज कुंभ मेले में चलें। रोशनी ने अपनी नौकरी से 2-3 दिन की छुट्टी लेकर अपने माता पिता के साथ प्रयागराज जाने का फैसला किया। यह महाकुंभ सदी का सबसे बड़ा आयोजन था। वहां कुंभ मेले की रौनक अपने चरम पर थी। साधुओं और चमत्कारियों संतों की भीड़ से मेले का माहौल अद्भुत हो गया था। कलेक्टर मैडम रोशनी अपनी मां और अपने पिता के साथ इस पवित्र महाकुंभ मेला घूम रही थी। वह गंगा नदी के पास घाट पर जाकर पहुंची, जहां स्नान हो रहा था। तभी अचानक एक नागा साधु वहां आता है और रोशनी के पैर पकड़ने लगता है। रोशनी ने चौंकते हुए साधु से पूछा, आप मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? साधु महात्मा ने अपने मुंह से राख हटाई और यह देखकर रोशनी हैरान सी रह गई। वह साधु कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति था। रोशनी ने कहा, आप साधु के रूप में कैसे? सावधानी रोशनी के पति ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें रोज पीटता था, मारता था, लेकिन जब तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस हुई और मेरे माता पिता को भी बहुत बुरा लगा था। धीरे धीरे मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। मैंने एक अच्छी औरत को खो दिया था और बहुत जल्दी दुखी हो गया था। कुछ सालों तक मैंने इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहा। इसके बाद मैंने निश्चित किया कि मैं अब संन्यास ले लूंगा और तब मैं साधु बनने का फैसला किया। यह सुनकर रोशनी और उसके माता पिता के होश उड़ गए। वह साधु रोते हुए बोला, मैंने तुम्हें खूब मारा था, खूब प्रताड़ित किया था, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रोशनी ने अपने पहले पति से कहा, अगर आप मुझे नहीं मारते, नहीं प्रताड़ित करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। भगवान ने यही लिखा था, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर आप और आपके माता पिता मुझे प्रताड़ित नहीं करते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। इसके बाद कलेक्टर मैडम यानी कि रोशनी उस अघोरी साधु से, जो उनके पहले पति थे, उससे कानूनी तौर पर तलाक ले लेती हैं। तलाक के बाद रोशनी और राजन की शादी होती है। उनकी शादी बेहद धूमधाम से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। शादी के बाद रोशनी और राजन ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। रोशनी ने अपने कलेक्टर पद पर रहते हुए समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसमें कई लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिला। राजन ने भी अपने कलेक्टर के सपने को फिर से जीने का फैसला किया और रोशनी के समर्थन से एक बार फिर से परीक्षा की तैयारी शुरू की। इस बार राजन ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की और आखिरकार वह भी कलेक्टर बनने में सफल हो गया।
दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में आदर्श बनकर समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि यह भी दिखाया कि सही समय पर सही फैसले किए जाएं और सच्चे साथी का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी सफलता की कहानी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई और कई युवा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़े। रोशनी और राजन का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी बन गया जो समाज में परिवर्तन और उम्मीद की किरण लेकर आया। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था कि आप लोग अपने बच्चों को किसी भी चीज में बहुत ज्यादा परेशान ना दें, क्योंकि आपके बच्चे जो चाहते हैं वही करने दीजिए, नहीं तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।